माय नेम इज़ नाज़िम खान, आई एम फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पार्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आपको दो नाम बहुत ही सुनने मिलेंगे, जैसे कि एक होगा इंस्पायरेशन एक और एक एक्सपायरेशन। ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ जो कि आपके यहाँ यूज़ होगी। उसके तो देख लेते हैं पहले टर्म्स। एक आपको वर्ड सुनने मिलेगा डॉर्सली, एक वेंट्रली और एक लैटरली और एक पोस्टीरियर एंड डॉर्सली, वेंट्रली, लैटरली और पोस्टीरियर। एक और है एंटीरियर, बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी एक यहाँ लिख लेते हैं एंटीरियर। डॉर्सली मतलब पीछे साइड, बैक में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, वही उसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब पीछे साइड मतलब वेंट्रली में आता है वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली मतलब डॉर्सली पीछे मतलब वेंट्रली सामने आपका क्या रहता है रिप्स को किससे सपोर्ट करते हैं बीच में स्टर्नम आता है वेंट्रली में। स्टर्नम लैटरली मतलब साइड से, मतलब जैसे वेंट्रली मतलब सामने स्टर्नम, बट वो उसके आजू बाजू रिप्स रहते हैं तो रिप्स लैटरली मतलब साइड तो रहता है रिप्स। जैसे फिर आपको बताया था एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब ऊपर और पोस्टीरियर मतलब नीचे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायफ्रागम। ये डायफ्रागम, ये कुछ यूनिट्स है जो आपको यहाँ बहुत बार सुनने मिलेगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सली, वेंट्रली। तो इसके बाद आप चालू करते हैं इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। पहले से रेस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अगर मैं सिंगल वर्ड में कहती है कुछ नहीं है, बस ये इनहेलेशन, जैसे आप बोलते हैं इनहेलेशन को ही इंस्पायरेशन बोलते हैं और एक्सपायरेशन को ही एक्सहेलेशन बोलते हैं। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बहुत ही सिंपल टर्म है, जैसे बोलते हैं नाम भरे दर्शन खोटे, वैसे ही ये मतलब बहुत सिंपल है। जैसे कि हम यहाँ पढ़ेंगे तो आता है जैसे आप ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग में बार बार आपके लंग्स से मतलब एयर बाहर जाती है और अंदर आती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। वो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाता है आपके लंग्स और एटमॉस्फेयर में। इंस्पायरेशन तब होता है जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर, ये जानने से पहले आप बताओ कि जब आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहेगी तो वो बाहर आना चाहिए ना, प्रेशर से बाहर आना चाहिए। जब आपके लंग्स में कुछ भी नहीं रहेगा, जब खाली रहेगा, तो वो जब बाहर की एयर जो रहेगी अंदर आना चाहिए, अंदर प्रेशर जाएगा। जैसे हम बोलेंगे इंटरपल्मोनरी प्रेशर मतलब जो लंग्स में रहता है इंटरपल्मोनरी प्रेशर और एक बाहर जो रहता है एटमॉस्फेयर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटरपल्मोनरी प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपके लंग्स में मतलब ज़्यादा मतलब जगह रहेगी तो वो अंदर ही आना चाहिए ना। हम अंदर मतलब इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा कम रहेगा, मतलब लंग्स में जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा वो कम रहेगा। और जैसे एक्सपायरेशन मतलब बाहर आना चाहिए आपके अंदर की एयर, तो उसे हम क्या बोलेंगे इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा एक्सपायरेशन में वो ज़्यादा रहेगा, मतलब इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा ज़्यादा रहेगा। फिर इंस्पायरेशन, अगर इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम है तो फिर अंदर आना चाहिए, तो मतलब एटमॉस्फेरिक एयर जो रहेगा ज़्यादा रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा ज़्यादा रहेगा इंस्पायरेशन में, और एक्सपायरेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा कम रहेगा, क्योंकि बाहर की एयर अंदर की एयर बाहर जाना चाहिए। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा इसमें कम रहेगा।
जैसे अब एक्सपिरेशन को जोड़ के इंस्पिरेशन की बात करते हैं। इंस्पिरेशन में कुछ और डिटेल में जानते हैं, जैसे ये तो पढ़ लिया इंटरपल्मोनरी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इसके अंदर भी कुछ रहता है। जैसे इंटरपल्मोनरी प्रेशर, जैसे अब इंस्पिरेशन तब होगा जब आपका लंग्स का सरफेस जो रहेगा, आपको जो डायफ्राम जो रहेगा ऐसा रहता है, वो जो डोम शेप का रहता है वो आपका फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होगा तो ये नीचे से और ऊपर से वॉल्यूम बढ़ेगा थोरेसिक चैम्बर में। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब ऊपर और नीचे, आपको जैसे बताया पहले, ऊपर को बोलते हैं एंटीरियर, नीचे को बोलते हैं पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वैसे एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और फिर इंस्पिरेशन में उसके बाद साइड से आपको बताया था आगे और पीछे रहता है डॉर्सली और वेंट्रली। डॉर्सली और वेंट्रली मतलब जब रिब्स जो रहेगी वो आगे जाएगी, अपवर्ड जाएगी, मतलब यहाँ देखते हैं डायफ्राम, डायफ्राम और रिब्स। डायफ्राम जो रहेगा फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट कहाँ होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। फ्लैट कहाँ होगा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होगा। आपका वॉल्यूम जो रहेगा इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। फिर रिब्स मतलब ऊपर, इंस्पिरेशन में ऊपर आएगी और आगे आएगी, मतलब क्या हो गया? अपवर्ड हो जाएंगे, अपवर्ड, जिसकी वजह से ऊपर मतलब ऊपर हो रहा है रिब्स, तो फिर क्या होगा? डॉर्सल वेंट्रली साइड पे, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में वहाँ का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब ये पूरा ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। इंस्पिरेशन में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों इंक्रीज होगा, जैसे कि एक रिलेशन है वॉल्यूम जो रहेगा प्रोपोर्शन रहता है प्रेशर से कम रहता है। जैसे अगर वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वैसे यहाँ अगर यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर यहाँ प्रेशर जो रहेगा कम हो जाएगा। जैसे इंटरपल्मोनरी प्रेशर, यहाँ इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा आपका बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी, यहाँ इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा वो कम हो जाएगा। पल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा कम हो जाएगा, जैसे यहाँ इंस्पिरेशन में प्रेशर कम हो रहा है, और वॉल्यूम जो रहेगा, थोरेसिक वॉल्यूम जो रहेगा बढ़ जाएगा। जैसे ये सब वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ एक और वॉल्यूम रहता है पल्मोनरी वॉल्यूम जो रहता है, जैसे जैसे वो इंक्रीज होता है वो इंटरपल्मोनरी प्रेशर को कम करता है, डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन होती है। इंस्पिरेशन, ये तो कुछ बेसिक था, इंस्पिरेशन हो गया। फिर इसके बाद एक्सपिरेशन आता है, तब एक्सपिरेशन लिखेंगे। तो अब आएगा एक्सपायरेशन। जैसे कि वहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था, बट ये एक्सपायरेशन में जो रहेगा अंदर की एयर जो रहेगी बाहर जाएगी, मतलब इसमें इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा, वो जो रहेगा इंटरपल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और फिर थोरेसिक जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा रहा तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा कम हो जाएगा, मतलब एक्सपिरेशन हो रहा था, मतलब ठीक उसका उल्टा इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन में सब चीज़ का वॉल्यूम बढ़ रहा था, बट इसमें कम होगा, तो जिसकी वजह से जो रिब्स रहेगी, आपको डायफ्राम जो रहेगा अपनी नॉर्मल पोजीशंस में आ जाएगा। मतलब कैसे? डायफ्राम जो आपका फ्लैट हो गया था वो फिर से डोम शेप का हो जाएगा। रिब्स जो रहेगी फिर से नीचे आएगी, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी, और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में भी आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तब यहाँ पूरा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे? वॉल्यूम जो रहेगा आपका कम हो जाएगा, और प्रेशर जो रहेगा बढ़ जाएगा। प्रेशर जो रहेगा यहाँ बढ़ जाएगा आपका। तो फिर इसके साथ और एक्सपायरेशन भी हो गया। एक्सपायरेशन जैसे कि आपको एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स दी गई है, मतलब जैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को, मतलब एडिशनल मसल्स की हेल्प से। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया एनसीईआरटी में, जैसे कि यहाँ लिखने जा रहे हैं ये स्टार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये
ये क्या, ये ब्रीथ रेट है, ह्यूमन ब्रीथ रेट 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होता है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता है कि हार्ट रेट और ब्रीथ रेट क्या है, बट ये दोनों डिफरेंट है। ब्रीथ रेट जो रहेगा आपका 12 से 16 टाइम्स पर मिनट रहेगा। तो यहाँ स्टार मार्क कर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे कि आपके लंग्स में जो आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हो, उसमें एक वॉल्यूम जो रहती है लंग्स में आपकी बच जाती है, तो उसको आप एक डिवाइस से मेज़र कर सकते हैं जिसे हम स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमीटर से आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बहुत सारे वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल सकते हो इस डिवाइस की हेल्प से। तो बस यही था मैकेनिज्म ब्रीथिंग में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।